कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी एनएचएम से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीबी नेट टेक्नीशियन, और साथ साथ में हम यहाँ पे सीएचओ पद को भी लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, सीएचओ पद आपके बिहार और यूपी में निकला हुआ है, तो ये दोनों स्टेट के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, ये सीरीज नंबर हमारा 12 है। इससे पहले हमने 11 सीरीज को हल कर लिया है। ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से उन सीरीज को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 12 नंबर का सीरीज 50 माइक्रोबायोलॉजी प्रश्नों के साथ लेकर आए हुए हैं और ये प्रश्न आपके सभी इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से ये फायदा होगा कि वहाँ पे जो क्विज पोल लगाए जाते हैं उसको आप हल करेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए और बेहतर हो जाएगा और आपसे उसकी योग्यता भी पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब आते हैं प्रश्नों पर। जो प्रश्नों की संख्या है वो 134 नंबर प्रश्न से है और 134 नंबर से जितने भी पहले के प्रश्न हैं उसको हमने सीरीज नंबर 11 में हल किया है। तो फ्रेंड्स, 134 नंबर का प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है और ये कह रहा है स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर बिटवीन, यानी कि आपका जो स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया है इसमें आप स्टीम के साथ साथ प्रेशर भी दे रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो आपका 108 से 147 डिग्री के बीच में होना चाहिए, अगर 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, 108 से 147 डिग्री सेल्सियस। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 135 नंबर प्रश्न की। ये कह रहा है इन विच टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इफिशियंसी इज टेक्ड बाय यूजिंग बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस एज ए टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपका जो स्टरलाइजेशन है वो किस प्रकार का स्टरलाइजेशन होता है जिसमें आप चेक करते हैं किसका, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस का यूज करके कि इसकी इफिशियंसी क्या है। तो फ्रेंड्स, जो आपका स्टीरोथर्मोफिलस बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं, आपके टेम्परेचर के प्रति बहुत ही यानी कि जल्दी वो स्टरलाइज नहीं होते हैं अधिक टेम्परेचर देने पर, तो उनको क्या कहते हैं, स्टीरोथर्मोफिलस, यानी कि ये बहुत अधिक टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं स्टरलाइजेशन की इस बैक्टीरिया के द्वारा, तो आपका कौन सा स्टरलाइजेशन होता है, ये आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, क्योंकि जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है ये बहुत ही बेटर होता है। ठीक है, इसमें हम ऑटोक्लेविंग के द्वारा करते हैं, ये आपके स्पोर को भी किल कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 136 नंबर प्रश्न की। 136 नंबर का प्रश्न कह रहा है द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ग्रोथ ऑफ बैसिलस थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म इज अबाउट, यानी कि जो आपके थर्मोफिलिक बैसिलस होते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है ग्रोथ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 50 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी सही जाएगा। ठीक है, ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये बहुत हाई टेम्परेचर तक क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 137 नंबर प्रश्न की। 137 नंबर का प्रश्न कह रहा है स्पोर ऑफ बैसिलस इज किल्ड एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर डट मिनट, यानी कि आप किसी भी स्पोर को, बैसिलस के स्पोर को किल कर रहे हैं 121 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका टाइमिंग आप कितना देंगे। तो फ्रेंड्स, इनका टाइमिंग आप यहाँ से 12 से 15 मिनट तक दे सकते हैं। तो ऑप्शन में आपके 12 मिनट है, तो हम यहाँ पे 12 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो स्पोर यहाँ पे किल होते हैं बैसिलस वाले, वो आपके ऑटोक्लेविंग प्रक्रिया के द्वारा किल होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टेम्परेचर अपनाया जाता है 121 डिग्री सेल्सियस अपनाया जाता है और टाइमिंग आप यहाँ से 10 से 15 मिनट के बीच दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 129 नंबर का। इन हॉट एयर ओवन व्हेन होल्डिंग टाइम इज 7.5 मिनट्स देन टेम्परेचर इज अबाउट, यानी कि आपका जो हॉट एयर ओवन है एक प्रकार का यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम ड्राई हीट की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो इसमें अगर आप टाइम देते हैं 7.5 मिनट, यानी कि 7.5 मिनट आप इसका टाइम देते हैं, तो इसमें आप टेम्परेचर कितना लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम टेम्परेचर कम से कम 190 डिग्री सेल्सियस को लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, 190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 143 नंबर का। Which method is of sterilization is used to remove bacteria from हीट लेबल लिक्विड, यानी कि आप किस प्रकार के स्टरलाइजेशन का उपयोग करेंगे जिसमें आपके जो लेबाइल लिक्विड होते हैं उनमें से बैक्टीरिया को आप क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, आप किसी भी लिक्विड का जब आप स्टरलाइजेशन कर रहे होते हैं तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन वाली प्रक्रिया यूज करेंगे, छानने की प्रक्रिया को आप यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रकार की समझिए कि लेयर होती है जिसमें क्या होते हैं आपके जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, छन जाते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को उपयोग करेंगे, लेबाइल लिक्विड से आपको बैक्टीरिया अगर हटाना है। ठीक है,
ड्राई हीट में आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फ्रेंड्स वो आपका कौन सा होता है, हॉट एयर ओवन होता है। और अगर यहाँ पे बात करें केमिकल मेथड में, तो केमिकल मेथड में आपके डिसइंफेक्टेंट आ जाते हैं, जैसे आप एल्कोहल हो गया, और आपका यहाँ पे दूसरा जो आप लेते हैं वो यहाँ पे कीटोन्स हो जाते हैं, कुछ कीटोन्स का भी हम उपयोग करते हैं, HCl का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कई प्रकार के केमिकल मेथड का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 140 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज यूज फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कि आपका जो यहाँ पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है वो किस प्रकार के यहाँ पे रेज का उपयोग करते हैं यूटिलाइजेशन में। फ्रेंड्स जो रेडिएशन वाला होता है दो प्रकार से होते हैं, आयोनाइजिंग यूटिलाइजेशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो यहाँ पे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पूछा है, तो फ्रेंड्स इसमें हम जो रे का यूज करते हैं वो आपका इंफ्रारे होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, इंफ्रारे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 140 नंबर का 140 नंबर का प्रश्न कह रहा है, व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल एंड ड्रिंकिंग पर्पज, यानी कि आप यहाँ पे किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग करते हैं अपने वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, जो कि आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कुल मिला के ये कह रहा है कि आप वाटर का फिल्ट्रेशन किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम किस प्रकार से कहते हैं, तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूट फिल्टर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर का भी यूज नहीं करते हैं। आप अधिकतर देखे होंगे आपके घरों में जो फिल्टर लगा होता है उसमें कैंडल टाइप का फिल्टर लगा होता है, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे मशीन होती है, मशीन के बाहर एक प्रकार का कैंडल लगा होता है, कैंडल टाइप का फिल्टर लगा होता है, तो उसी प्रकार के फिल्टर का हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, कैंडल फिल्टर, ठीक है। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे 142 नंबर प्रश्न की, जो कि आपके साइड में लिखा हुआ है, व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन एनालिसिस एंड इंस्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन फॉर पेरेंटल यूज, यानी कि आप यहाँ पे जो वाटर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं उसका यूज कहाँ पर करेंगे, आप अपनी लैबों में इसका प्रिपरेशन करने के लिए, कोई केमिकल को बनाने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आप किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेनस फिल्टर का यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा। कैंडल फिल्टर का फ्रेंड्स यूज हम क्या करते हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल या फिर ड्रिंकिंग पर्पज से जो वाटर को आप पीने के लिए करते हैं वो आपका कैंडल फिल्टर होता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 143 नंबर का प्रश्न, 143 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एब्स्ट्रोस्ट फिल्टर है डाटा टाइप ऑफ पोटेंसी, यानी कि जो आपका एब्स्ट्रोस्ट फिल्टर होते हैं वो किस प्रकार के पोटेंसी के यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपके जो पोटेंसी होती है वो कार्सिनोजेनिक होती है। तो फ्रेंड्स कार्सिनोजेनिक हमने अगले एमसीक्यू जो पढ़ा तो हमने बताया था कि कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं। ऐसे एजेंट जो आपके कैंसर को काज करते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्सिनोजेनिक कहते हैं, ठीक है। पैथोजेनिक जो कि हमारा डिजीज होते हैं, जो बीमारी को काज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिक कहते हैं। कोई सबस्टेंस है जो आपके डिजीज को काज करता है, ठीक है। अगर इसमें कैंसर को कोई काज कर रहा है तो आपके कार्सिनोजेनिक होता है। और पायोजेनिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पायोजेनिक का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे फोड़े जैसे, आपके स्किन पे फोड़े जैसे ग्रेनुलोमा निकल आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, पायोजेनिक कहते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे पूछा है फ्रेंड्स कि एब्सेस फिल्टर का हम यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, कार्सिनोजेनिक काज करता है, ठीक है। अब इनके पास पोटेंसी होती है कार्सिनोजेनिक की, ठीक है। अब जब बात करते हैं 144 नंबर प्रश्न की, इन रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट, यानी कि आपका ये रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन जो टेस्ट होता है इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपके एंटीबॉडी होते हैं वो ऑब्जर्व कर ले जाते हैं कैरियर पार्टिकल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, एंटीबॉडी इज एब्जॉर्ब ऑन कैरियर पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें सॉल्युबल एंटीजन इज एब्जॉर्ब ऑन कैरियर पार्टिकल्स लाइक लैटेक्स, यानी कि आप जो बिडाल टेस्ट लगाते हैं इसमें आपके लैटेक्स एग्लूटिनेशन का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया होती है, सॉल्युबल एंटीजन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं कैरियर पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही से जाएगा पैसिव एग्लूटिनेशन में बी नंबर का, एंटीबॉडी इज एब्जॉर्ब ऑन कैरियर पार्टिकल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 145 नंबर का है, हमारा कह रहा है कि ब्रेक फील्ड एंड मेल्टर फिल्टर आज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आपका जो ब्रेक फील्ड और यहाँ पे मैंडलर फिल्टर है, ब्रेक फील्ड और मैंडलर फिल्टर का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो आपके डायटोमियस अर्थ फिल्टर होते हैं, डायटोमियस एक प्रकार का लेयर होता है आपकी पृथ्वी का, इसमें आपकी जो पतली झिल्ली होती है, पतली परत होती है, इसका हम उपयोग करते हैं फिल्टर के रूप में।
तो जो ब्रेकर फील्ड और मैंडलर फिल्टर हैं, ये किसके उदाहरण हैं? ये आपके डायटोमेसियस अर्थ फिल्टर के ये आपके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 146 नंबर का है। 146 नंबर का प्रश्न कह रहा है ऑटोलिसिस इज डन बाई, यानी कि ऑटोलिसिस किसके द्वारा डन होता है? जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स लाइसोसोम के द्वारा ये आपका ऑटोलिसिस डन होता है। ऑटोलिसिस की प्रक्रिया में क्या होता है कि आपका टिश्यू जो होता है वो खुद के सेल्स को मारने लगता है, खुद के पार्टिकल्स को मारने लगता है। ठीक है, तो लाइसोसोम के द्वारा ये प्रक्रिया होता है। लाइसोसोम में एक हेमोलिटिक एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम के द्वारा क्या होता है? ये प्रक्रिया को डन किया जाता है। ठीक है, हेमोलिटिक एंजाइम के द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 147 नंबर का। इंफ्रारेड रेज आर कंसीडर एज ए फॉर्म ऑफ, यानी कि आपका जो इंफ्रारेड होता है उसको हम किस चीज़ में कंसीडर करते हैं, किस प्रकार के स्टलाइजेशन में इसका हम उपयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स हम जो इंफ्रारेड का स्टलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें हम हॉट एयर स्टलाइजेशन करते हैं। जब हमें कोई गर्म चीज़ों को ज़्यादा स्टलाइज करना होता है तो हम उसको हॉट एयर स्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या कोई हमारा पार्टिकल्स है या फिर हमारा कल्चर प्लेट है, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? स्टलाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 148 नंबर का। व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशंस आर यूज फॉर स्टलाइजिंग सिरिंज एंड कैथेटर्स, यानी आपके किस प्रकार के रेडिएशन का यूज करते हैं आप कैथेटर्स और सिरिंज के स्टलाइजेशन के लिए? तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका रेडिएशन होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। ठीक है, अधिकतर हम इंफ्रारेड रेडिएशन का ही यूज करते हैं। ठीक है, एक्सरे यूज हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, इनका यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 आ जाएगा। लेकिन आपको फ्रेंड्स बता दें कि अगर आपको यहाँ पे एक का स्टलाइजेशन करना है, एक का स्टलाइजेशन करने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस साइड में लिखा हुआ है 149 नंबर का प्रश्न है। व्हिच टाइप ऑफ रेडिएशन इज यूज फॉर स्टलाइजेशन फॉर ऑपरेशन थिएटर एंड लैब्स, यानी आप किस प्रकार के रेडिएशन का उपयोग करते हैं अपने थिएटर्स या फिर लैब्स को स्टलाइज करने के लिए? तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज का यहाँ पे उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स अल्ट्रा वायलेट रे आप नॉर्मली यहाँ पे यानी कि मैनुअली भी दे सकते हैं, और अगर हम बात करें नेचुरल अल्ट्रा वायलेट रे तो आपके ये सन में पाया जाता है, सूरज की किरणों के द्वारा ये मिलता है। तो आप इसके द्वारा भी आपके ऑपरेशन थिएटर्स और लैब को स्टलाइज कर सकते हैं। साथ साथ में आप अपने फूड मटेरियल जो आप यूज करते हैं घर में खाने के लिए उसको भी यहाँ पे स्टलाइज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न हमारा 150 नंबर का। व्हिच रे हैज वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, यानी कि किस प्रकार के रेज में सबसे अधिक पेनिट्रेशन पावर होता है, आपके जो वस्तुएं होती हैं उनको बहुत अधिक तरीके से पेनिट्रेट कर सकता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 सही जाएगा, ऑस्मिक रेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा, ऑस्मिक रे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 151 नंबर का है। 151 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हिच एल्कोहल इज मोस्ट फ्रेक्वेंटली यूज एज स्किन डिसइंफेक्टेंट, यानी कि आपका कौन सा अल्कोहल इसमें से है जो कि बहुत ही उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में? तो फ्रेंड्स स्किन डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम सबसे ज़्यादा मेथिल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 152 नंबर का है। 152 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल यूज फॉर स्टलाइजेशन, यानी कि अगर आप इथिल अल्कोहल का यूज कर रहे हैं स्टलाइजेशन की प्रक्रिया में स्किन स्टलाइजेशन करने के लिए, तो इसमें आपकी अल्कोहल की परसेंटेज क्या होती है? तो फ्रेंड्स आप सभी इससे रूबरू होंगे, ये 60 से 90% के बीच में मिला होता है। जब आप सैनिटाइजर खरीद रहे होते हैं दुकान पे तो आपने देखा होगा कि जो अलग अलग प्रकार के सैनिटाइजर हैं, अलग अलग कंपनी है, उस पर अलग अलग मार्किंग दिया होता है इनके अल्कोहल के परसेंटेज का। ठीक है, बात करते हैं 153 नंबर प्रश्न की। 153 नंबर का प्रश्न कह रहा है व्हिच अल्कोहल इज फैट सॉल्वेंट बैक्टीरिसाइडल एंड लेस वोलेटाइल, यानी कि कौन सा अल्कोहल है जो कि फैट सॉल्वेंट है, बैक्टीरिसाइडल है एंड लेस वोलेटाइल है? तो फ्रेंड्स ये आपका मेथिल अल्कोहल ही है जो आपका क्या है, फैट सॉल्वेंट है, बैक्टीरिसाइडल है एंड लेस वोलेटाइल है। हमने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिसाइडल होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके जो बैक्टीरिया को हैं उनको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 154 नंबर का। 154 नंबर का प्रश्न है वेपर ऑफ व्हिच अल्कोहल इज मोर टॉक्सिक, यानी किस प्रकार के अल्कोहल का जो वेपर होता है, भाप होता है, वो बहुत टॉक्सिक होता है, नुकसानदायक होता है? तो आपका ये मेथिल अल्कोहल है जो उसका वेपर क्या होता है, बहुत टॉक्सिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है एज स्टलाइजिंग एजेंट फार्मेल्डिहाइड इज एक्टिव अगेंस्ट, यानी कि आपका जो फार्मेल्डिहाइड है वो आपके स्टलाइजेशन एजेंट है और ये आपके किस मॉलिक्यूल के प्रति काम करता है, यानी कि के अगेंस्ट काम करता है?
तो ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल के प्रति अगेंस्ट काम करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 रह जाएगा। अगर बात करें फैट के मॉलिक्यूल के अगेंस्ट वर्क करना या फैट सॉल्वेंट होना, तो ये आपका कौन होता है, एल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अल्कोहल के लिए फैट सॉल्वेंट जाएगा और प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए आपका फॉर्मेल्डिहाइड जाएगा। ठीक है, चलिए अब देते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 156 नंबर का है। 156 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्लुकुलेशन इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेरोलॉजिकल रिएक्शन, यानी कि आपका जो फ्लुकेशन है वो किस प्रकार के सेरोलॉजिकल रिएक्शन में होता है। तो फ्रेंड्स आपके प्रेसिपिटेट में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से जाएगा। प्रेसिपिटेट में क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे रिएक्शन हो रहा होता है तो इसमें आपके यहाँ पे लिक्विड के पार्ट में क्या होते हैं, कुछ प्रकार के सॉलिड सबस्टेंस आ जाते हैं, वही आपके प्रेसिपिटेट होते हैं। तो ये आपके फ्लोकुलेशन के रिएक्शन में होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 157 नंबर का। 157 नंबर का प्रश्न कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग स्पोर ऑफ, यानी कि आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है जो कि एक प्रकार का स्टरलाइजेशन एजेंट है, तो ये किस प्रकार के स्पोर को क्या करता है, किल करता है या इसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आपका जो ये बैसिलस एंथ्रैक्स होते हैं उनके स्पोर्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 रह जाएगा, बैसिलस एंथ्रैक्स। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये आपके जो ड्राई हीट और साथ में मॉइस्ट हीट को ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनको हम किल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका 20 रह जाएगा। अब बात करते हैं 158 नंबर प्रश्न की। 158 नंबर प्रश्न हमारा फिर इस साइड में लिखा हुआ है। ये कह रहा है व्हिच एल्डिहाइड इज स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकल बैसिलाई फंजाई एंड वायरस, यानी कौन सा यहाँ पे एल्डिहाइड है जो कि स्पेशली इफेक्टिव होता है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, फंगस के अगेंस्ट और साथ साथ में थोड़ा बहुत वायरस के अगेंस्ट भी ये क्या होता है, इसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो फ्रेंड्स का जो ऑप्शन आपका जाएगा सही ग्लूटाल्डिहाइड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें अगर फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड आपके ये बैसिलाई जो होते हैं एंथ्रैक्स के प्रति क्या करता है, इनके अगेंस्ट वर्क करता है। अब बात करते हैं 159 नंबर प्रश्न की। 159 नंबर का प्रश्न कह रहा है एसिड्रीन डाई इज हाई डाइल्यूशन है, यानी कि आपका जो एसिड्रीन डाई होते हैं इनका अगर हाई डाइल्यूशन हो जाता है तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स इनके पास क्या होता है, लो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी इनके पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। 160 नंबर का प्रश्न कह रहा है द ऑर्डर ऑफ स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इस, यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर है उसका सही ऑर्डर क्या है, सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं ग्राम स्टेनिंग में, सबसे पहले हम करते हैं क्रिस्टल वायलेट डालते हैं। ठीक है, स्मेयर बनाने के बाद हम इसको जैसे ड्राई किए, ड्राई के बाद हम क्या करते हैं, इस स्मेयर पे क्या डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट डालते हैं। ठीक, क्रिस्टल वायलेट के फ्रेंड्स बाद क्या डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट का जो वर्क होता है वो क्या होता है, प्राइमरी रिएजेंट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। फिर हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं जो कि आपके ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन का यूज होता है। तो ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन क्या कहता है, एक प्रकार के मॉर्डेंट का यूज करता है, मॉर्डेंट की तरह एक काम करता है। ठीक है, अब मॉर्डेंट के बाद हम क्या डालते हैं, इसमें एल्कोहल डालते हैं। ठीक है, एल्कोहल डालते हैं, साथ में इसमें हम क्या डालते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, डीक्लोराइजेशन के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीक्लोराइजेशन हो जाता है। उसके बाद में हम क्या डालते हैं, सेफ्रानिन डालते हैं। सेफ्रानिन का वर्क क्या होता है, एक प्रकार का क्या है आपका काउंटर स्टेन होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, काउंटर स्टेन होता है। ठीक है, तो डीक्लोराइजेशन के बाद आप सीधा क्या करेंगे, काउंटर स्टेन को डालेंगे जो कि आपका सेफ्रानिन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए ही सही जाएगा, जिसका जो सही ऑर्डर है वो आपका पहले क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन सोल्यूशन, एल्कोहल और फिर सेफ्रानिन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके लेक्चर को पूरी तरीके से आप देखना चाहते हैं ग्राम स्टेनिंग के रिजल्ट के साथ प्रोसीजर प्रिंसिपल, तो आप हमारे जो यहाँ पे लेक्चर लिए हैं ग्राम स्टेनिंग का उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 161 नंबर का। 161 नंबर का प्रश्न कर रहा है डाई डिस्ट्रॉय व्हिच फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि जो डाई होते हैं, जो रंजक होते हैं, वो हमारे सेल्स के किस फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या कि ख़त्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जो डाई होते हैं वो आपके रिप्रोडक्शन को ख़त्म कर देते हैं, यानी अगर आप किसी भी मीडियम को स्टेन कर दिए हैं तो उसमें कि जो आपका रिप्रोडक्शन वाली प्रक्रिया होगी, यानी कि एक डॉटर सेल से दूसरे डॉटर सेल्स बनने की प्रक्रिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मदर सेल से डॉटर सेल की बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। ये जो डाई होते हैं वो आपके रिप्रोडक्शन एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब बात करते हैं 162 नंबर प्रक्रिया। 162 नंबर की जो प्रश्न है, 162 नंबर की प्रश्न कह रहा है कि व्हिच हैलोजन इज यूज ये एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वोंड्स, यानी कि आपका जो
कौन सा हैलोजन होता है जिसका उपयोग आप वुंड को यानी कि घाव को साफ करने के लिए, घाव के ड्रेसिंग करने में उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप आयोडीन का यूज करते हैं, जैसे आपने पॉवीडॉन देखा होगा और सही प्रकार के टिंचर को देखे होंगे तो इसमें आपके आयोडीन पड़े होते हैं। और इसमें अगर सस्पेंशन की बात करें तो शायद 5% के रूप में इसका सस्पेंशन हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 163 नंबर का प्रश्न करा है, लो कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल कॉज डिस्ट्रैक्शन ऑफ, यानी कि आपका जो लो कंसंट्रेशन का फिनॉल होता है वो किस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करता है, किस चीज़ को हटा देता है। तो फ्रेंड्स ये आपके प्रोटीन को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा प्रोटीन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 164 नंबर का है। 164 नंबर का प्रश्न करा है, क्लोरोफिनॉल एंड क्लोरोऑक्सीफिनॉल आर इन एक्टिव अगेंस्ट, यानी कि आपका जो क्लोरोफिनॉल होता है और क्लोरोऑक्सीफिनॉल जो होता है वो किसके प्रति अगेंस्ट काम करता है। तो फ्रेंड्स आपके जो स्यूडोमोनास होते हैं उनके प्रति उनके अगेंस्ट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से जाएगा स्यूडोमोनास। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं 165 नंबर प्रश्न की। ये कह रहा है व्हिच गैस हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 10.7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि किस प्रकार के गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 10.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके जो कौन होते हैं, इथिलीन ऑक्साइड होते हैं। तो इथिलीन ऑक्साइड आपका क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट 10.7 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 166 नंबर का है। 166 नंबर का प्रश्न करा है, व्हिच गैस इज कॉमनली यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, यानी कि किस प्रकार के गैस का उपयोग हम फ्यूमिगेशन के लिए करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, यानी कि आपका कौन सा गैस है जो कि आपको यहाँ पे इस तरह से बात करें कि गैस के रूप में हम इसको स्टलाइजेशन के रूप में काम करते हैं। तो आपका फ्रेंड्स ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 167 नंबर का। 167 नंबर का प्रश्न कह रहा है, व्हिच फॉर्म ऑफ एमोनियम कंपाउंड हैव नो एक्शन ऑन स्पोर ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई एंड वायरस, यानी कि अमोनियम कंपाउंड कौन से हैं जो कोई एक्शन नहीं करते हैं स्पोर के प्रति, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई के प्रति और साथ साथ में वायरस के प्रति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सही जाएगा वो आपका बी सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो केटाइन्स कंपाउंड होते हैं, सॉरी यहाँ पे ये लग गया, जो बी एच का ऑप्शन से जाएगा, केटाइन कंपाउंड जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा 168 नंबर का है। 168 नंबर का प्रश्न करा, मेटालिक साल्ट कंबाइन विथ व्हिच ग्रुप, यानी कि आपका जो मेटालिक का साल्ट होता है वो किस ग्रुप के साथ कंबाइन करता है। तो फ्रेंड्स आपके फ्री सल्फ्यूल्ड्राइल के साथ कंबाइन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से जाएगा फ्री सल्फ्यूल्ड्राइल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है 169, व्हिच साल्ट इज कॉमनली यूज एज ए फंगिसाइड्स, यानी किस प्रकार के साल्ट का उपयोग हम फंगिसाइड्स यानी कि फंगस को किल करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का उपयोग हम ज़्यादातर फंगिसाइड्स को किल करने के लिए करते हैं, यानी कि फंगस को किल कर देता है आपका कॉपर साल्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। चलिए बात करते हैं 170 नंबर प्रश्न की। 170 नंबर का प्रश्न करा है, इन व्हिच टाइप ऑफ मीडिया कंसंट्रेशन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज नोन एज, यानी कि आपके जो किस प्रकार का मीडिया होता है जिसमें प्रत्येक मात्रा होती है, प्रत्येक चीज़ों की कंसंट्रेशन होती है। तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम केमिकली डिफाइंड मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा, केमिकली डिफाइंड मीडिया। बेसल मीडिया की फ्रेंड्स बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मीडिया भी इसका नाम देते हैं। क्या देते हैं, सिंपल मीडिया भी बात करते हैं। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया को, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो क्लेड अगार भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आप कल्चर मीडिया का लेक्चर नहीं देखे हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमारे कल्चर मीडिया का पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं, जिससे आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है वो और बेटर आपको समझ में आएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 171 नंबर का है, व्हिच टाइप ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मीडिया, यानी किस प्रकार का वो नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स मीडिया में यूज करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सही जाएगा ए एंड सी, क्योंकि आपको यहाँ पे ए भी आप मीट एक्सट्रैक्ट एंड वेजिटेटिव फ्यूजन भी आप इन्फ्यूजन भी आप यूज करते हैं, और साथ साथ में पेप्टोन और टेट्राथायोनेट ब्रॉथ का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके नेचुरल प्रोडक्ट हैं और आपके कॉम्प्लेक्स मीडिया को बनाने में वर्क इनका होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है
172 नंबर का, द मेन सॉल्वेंट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कल्चर मीडिया, यानी कि कौन सा प्रकार है सॉल्वेंट का जो अधिकतर कल्चर मीडिया को यूज करने के लिए किया जाता है। तो जो मेन यहाँ पे सॉल्वेंट होते हैं वो आपके वाटर ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर होते हैं, मीट एक्सट्रैक्ट जार होते हैं, और साथ साथ में आपके यहाँ पे अगार होना चाहिए, ठीक, ब्लड होना चाहिए, ये सब आपके जो कल्चर मीडिया के बनने में मदद करते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको इलेक्ट्रोलाइट भी होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं 173 नंबर प्रश्न की। 173 नंबर प्रश्न कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ वाटर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि आप कल्चर मीडिया का निर्माण कर रहे हैं तो इसमें आप किस प्रकार के वाटर का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं, आंसू जल का उपयोग करते हैं, तो आपके डिस्टिल वाटर का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है 174 नंबर का, व्हिच इज द वाटर सॉल्वेबल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसमें कौन सा वाटर सॉल्वेंट प्रोडक्ट है जो कि आपके प्रोटीन हाइड्रोलिसिस को उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेप्टोन जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जाएगा। बात करते हैं 175 नंबर प्रश्न की। 175 नंबर का प्रश्न कह रहा है लैब लेम्को इज ए कमर्शियली अवेलेबल एज, यानी कि लैब लेम्को आपके कमर्शियली अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो लैब लेम्को फ्रेंड्स एक प्रकार का मीट एक्सट्रैक्ट होता है जो कि आपको कमर्शियली मिलता है। इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के मीट्स का एक्सट्रैक्ट बना के इसको हम इकट्ठा करते हैं और इसको हम कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जो लैब लेम्को होता है वो आपका क्या है, मीट एक्सट्रैक्ट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा। अब बात करते हैं 176 नंबर प्रश्न की, व्हिच कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया एक्ट एज ए स्टिमुलेट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि कल्चर मीडिया में कौन सा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए उपयोगी है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में मदद करता है। तो फ्रेंड जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं वो आपके कल्चर मीडिया में उपयोग होते हैं और ये बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करने में, ग्रोथ की स्टिमुलेट करने में ये मददगार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, यहाँ पे बी सही जाएगा, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं 177 नंबर प्रश्न की। 177 नंबर का प्रश्न जो है व्हिच कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया हेल्प टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी, यानी आपका कल्चर मीडिया में कौन सा पदार्थ है जो कि आपके आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करता है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा मिनरल साल्ट। मिनरल साल्ट जो होते हैं इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं, ये आपकी आइसोटोनिसिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं 178 नंबर प्रश्न की। 178 नंबर का प्रश्न है व्हिच टाइप ऑफ मीडिया यूज फॉर बायोकेमिकल टेस्टिंग, ब्लड कल्चर टेस्टिंग ऑफ मोर्टेलिटी, यानी कि आपका कौन सा कल्चर मीडिया है या फिर कौन सा मीडिया है जिसमें हम बायोकेमिकल टेस्ट भी लगा सकते हैं, ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं, और साथ साथ में हम जो बैक्टीरिया के मोर्टेलिटी है, फ्लैजेला को भी हम इनके द्वारा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका एक लिक्विड मीडिया हो जाता है बी ऑप्शन, लिक्विड मीडिया। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने बैक्टीरिया की मोर्टेलिटी को भी देख सकते हैं और बायोकेमिकल टेस्ट भी लगा सकते हैं, ब्लड का कल्चर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 179 नंबर के प्रश्न की, सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इन कल्चर मीडिया इज, यानी कि आपकी जो एनर्जी का सोर्स कौन सा है और साथ साथ में कार्बन का सोर्स कौन उत्पन्न करता है हमारे कल्चर मीडिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं यही आपके कार्बन को उत्पन्न करते हैं, साथ साथ में एनर्जी को भी उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं यहाँ पे 180 नंबर प्रश्न की। 180 नंबर का प्रश्न करा है मोस्ट वाइडली यूज फॉर सॉलिडिफाइड एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड मीडिया, यानी कि अगर आप यहाँ पे सॉलिड मीडिया को बनाना है, लिक्विड मीडिया आपके पास है, उसको सॉलिड मीडिया में परिवर्तित करना है, तो आपको इसमें से किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें ब्लड की, तो ब्लड भी आपके लिक्विड मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, पेप्टोन वाटर, तो वाटर लिख रहा है तो यहाँ पे ये भी आपका लिक्विड मीडियम में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करें अगर एगार की, तो एगार आपका क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे एल्गी होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करके हम मीडिया को सॉलिडिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड करने के लिए मीडिया को हम एगार का उपयोग करते हैं, साथ साथ में सॉलिड के साथ हम यहाँ पे सेमी सॉलिड मीडिया का निर्माण करने के लिए भी हम यहाँ पे एगार का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 181 नंबर है, ए गुड ब्रांड ऑफ पेप्टोन है, यानी कि अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपके ये पेप्टोन हमारा गुड ब्रांड का है तो इसमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स वो जो है गुड ब्रांड के पेप्टोन होते हैं उनका पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा, न्यूट्रल पीएच। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न हमारा है 182 नंबर का, एगार इज यूज फॉर ए प्रिपरेशन ऑफ ह्यूज टाइप ऑफ मीडिया, यानी कि आप एगार एलगी का उपयोग किस प्रकार के मीडिया को बनाने में करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पहले ही बताया कि आपके सॉलिड मीडिया और साथ साथ में सेमी सॉलिड मीडिया का बनाने में उपयोग करते हैं। तो सेमी सॉलिड और सॉलिड मीडिया को बनाने में हम इनका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही जाएगा, बोथ बी एंड सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा 183 नंबर का, एगार इज ए इनर्ट, यानी कि एगार आपका क्या है। तो फ्रेंड्स एगार किसके प्रति इनर्ट है, तो आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रति, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अब बात करते हैं 144 नंबर प्रश्न की। 84 नंबर का प्रश्न, मोस्ट नेचुरली अकरिंग एंटीजन्स आर, यानी कि आपके जो मोस्ट अकरिंग एंटीजन्स होते हैं उस किस फॉर्म में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारा अगर आप कल्चर मीडिया वाला लेक्चर नहीं लिए हैं तो आप कल्चर मीडिया का लेक्चर ले लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्नों में हेल्प मिलेंगे। आप उसको डिफिनेशन भी देख सकते हैं, वहाँ के इसको नोट्स भी ले सकते हैं, साथ साथ में आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं उससे यहाँ से आप इसको पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है, कृपया इसको लाइक करें और साथ में कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं। और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो इसको ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको आगे और हेल्पफुल वीडियो ऐसे मिलते रहें। तो चलिए, थैंक यू।